तो मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि डिज्नी प्लस ने लूज कर दिए इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने लूज कर दिए इतने करोड़ सब्सक्राइबर्स। पर क्यों? अब तुमको हमसे प्यार नहीं रहा बाबू भैया। 2019 में डिज्नी जो कि दुनिया का पापा था वो अब पोपा कैसे बन गया? और ऐसा ही चलता रहा तो डिज्नी प्लस जल्दी खत्म हो सकता है। तो आओ बच्चों, तुम्हें एक जमाने की बात बताता हूँ। ये जमाना है टीवी इंडस्ट्री का जमाना। हमारे केबल ऑपरेटर्स या फिर डीटीएच ऑपरेटर्स काम ऐसे करते थे कि उनका खर्चा कम रहता था, प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा हाई रहता था। ब्रॉडकास्टर्स का फायदा है, डीटीएच वालों का फायदा है, लेकिन आपका नुकसान। देखना है तो देखो वरना माँ खुदाओ, जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। अब देखो, ऑन एन एवरेज हर एक हाउस होल्ड का सेम प्लान रहता था जो कि था 300 रुपए। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, वरना कईयों के इससे भी ऊपर थे। अब देखो, इस प्लान में आपको कुछ चुनिंदा चैनल्स मिलते थे जो कि जरूरी नहीं है आपकी पसंद के हो। जो कंटेंट चलता था वो भी जरूरी नहीं है कि आपके पसंद के हो। और पैसे भी जो आप पे करते थे जरूरी नहीं है कि आपको वो भी पसंद हो, लेकिन करना पड़ता था और कोई ऑप्शन नहीं है मित्रों। तो कुल मिला के केबल कंपनी आपको भारी एक्सप्लॉइट करती थी, जहां पे बिजनेस उनकी शर्तों पे होगा लेकिन कस्टमर्स की सुनी नहीं जाएगी। और वहीं पे नेटफ्लिक्स एक रेवोल्यूशन की तरह आया, मतलब भाई ने आग लगा दी आग। अब नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल टोटली सिंपल था कि आप एक बेसिक सम अमाउंट महीने के लिए पे कीजिए, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। अब इसी तरफ टीवी में अगर आपको कोई एडिशनल चैनल देखना रहता था तो आपको उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। जनरली जिन लोगों का बेसिक प्लान होता है 300 रुपए पर मंथ का, उनको स्पोर्ट्स चैनल नहीं मिलते, इंग्लिश मूवीज चैनल नहीं मिलते, इंटरटेनमेंट इंग्लिश चैनल्स नहीं मिलते और भी कुछ नहीं मिलता। और मुझे याद है WWE देखने के लिए 2016 में जब मैंने अपना 10-1 एक्टिवेट करवाया था, वो 60 रुपए प्रति महीने का पड़ा था। आप देखो, 300 रुपए प्रति महीने में अनगिनत चैनल जो मैं देखता भी नहीं हूँ, एक चैनल जो मुझे सब्सक्राइब करना है, देखना है, उसके लिए मुझे 60 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और नेटफ्लिक्स ने आते ही इन सब चीजों को ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि बस आप एक बार पे कीजिए, एक सम अमाउंट पे कीजिए जो टीवी से बहुत ही ज्यादा लो। इंडिया की भी बात करूं तो टीवी पे स्टार्टिंग प्राइस होती थी 300 रुपीज की, लेकिन नेटफ्लिक्स की वहीं पे है 200 रुपीज की। तो चॉइस आपकी है, आप कंटेंट कैसे देखना चाहते हो, अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी जो जबरदस्ती दिखाया जाएगा वो, या फिर जब मन किया तब देख लिया नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स एंड चिल बेबी। ऊपर से स्ट्रीमिंग सर्विसेज का सबसे बड़ा मेन बेनिफिट था कि तब वो एड्स नहीं दिखाते थे। आप नेटफ्लिक्स का 200 रुपए पर मंथ दे रहे हो, आपको कोई एड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप टीवी पे 300 रुपए पर मंथ देख रहे हो, आपको अनस्किपेबल 15 मिनट के एड देखने पड़ रहे हैं, 15 मिनट के शो। और बस ये रेवोल्यूशन नहीं है तो क्या है मित्रों, और लोगों ने सपोर्ट भी किया। लोगों ने भर भर के नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना चालू किया, उनके सब्सक्राइबर्स स्काई रॉकेट हो गए, क्योंकि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया था नेटफ्लिक्स को यूज करना। सभी स्टूडियोज जैसे कि वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, यूनिवर्सल, इनके भी हाथ कढ़ाई में थे, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्केट यानी एक्स्ट्रा पैसा। सभी स्टूडियोज नेटफ्लिक्स को अपनी मूवी स्ट्रीमिंग के लिए देने लग पड़े, क्योंकि भाई पैसा मिल रहा है। मतलब ये वो टाइम था जब सब खुश थे। डिज्नी जिसने एक मूवी थिएटर्स में रिलीज की, पैसे कमाए, उसको ब्लू रे डीवीडी पे रिलीज की, पैसे कमाए, अब स्ट्रीमिंग पे भी जा रही है, वहां पे अलग पैसा आ रहा है। नेटफ्लिक्स जो कि फेवरेबल मार्केट कंडीशन एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो अकेला था पूरी इंडस्ट्री में, सारा कंटेंट उनके पास, अब वो अपना ओरिजिनल भी बनाने लग पड़े। और यही मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन की वजह से नेटफ्लिक्स ग्रो कर रहा था, और हम कंज्यूमर्स, हम तो भैया मौज में थे। हमें फाइनली हमारे दिए गए पैसे का पूरा मजा देखने को मिल रहा था, तो भाई हम तो खुश थे, हम तो हर महीने सब्सक्राइब करें नेटफ्लिक्स को। लेकिन कहते हैं ना, चूहे पाले तो पनीर तो खाएंगे ही। अब सभी स्टूडियोज भले इस नए मार्केट से खुश तो थे, लेकिन उनकी आंखें जल रही थी। वो अपनी आंखें सेक रहे थे नेटफ्लिक्स की सक्सेस को देख के कि भाई साहब इतना पैसा भी चेपा जा सकता है यहाँ पे। तो सभी कंपनीज ने अपनी बड़ी बुद्धि लड़ाई कि नेटफ्लिक्स पे कंटेंट तो हमारा चल रहा है, लोग देख रहे हैं, और टीवी से बेटर होने की वजह से यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, तो हम अपनी सर्विस क्यों नहीं चालू करते, नेटफ्लिक्स को हटा देते हैं, मिडल मैन हटाओ, पैसा खाओ। अब ये है 2018 का समय, डिज्नी ने उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में ले लिया। 2019 में सक्सेसफुली डिज्नी ने डिज्नी प्लस को लॉन्च करके मार्केट में ऐलान कर दिया कि हट जाओ भाई, डैडी आए हैं। और ऐसा हुआ भी, डिज्नी प्लस इसरो के रॉकेट की तरह उड़ा, क्योंकि डिज्नी का सालों का क्लासिक कंटेंट जो कि बहुत ज्यादा है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। ऊपर से डिज्नी की पॉपुलर आईपी जैसे स्टार वॉर्स, मार्वल, नेट जियोग्राफिक, और 2019 में ही फॉक्स को खरीद लिया था, तो फॉक्स भी अब सब कुछ है डिज्नी प्लस के पास। सब्सक्राइबर्स ये सब देख के अट्रैक्ट हुए और डिज्नी प्लस पे टूट गए। डिज्नी बहुत ही खुशी में कि अब तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन ये खुशी सिर्फ 1.5 साल तक चली। अब पता स्ट्रीमिंग सर्विस इंडस्ट्री को क्या हुआ, वही जो कि इंडिया की टीवी इंडस्ट्री को हो गया। मैं आपको समझाता हूँ। आज से 5-6 साल पहले जब आप टीवी देखा करते थे, अब 300 रुपए प्रति मंथ देते थे, बराबर है। अब जो आपको पैक मिलता था उसमें आपके मर्जी के चैनल नहीं होते थे, सारे होते थे, स्टार के होते थे, जी के होते थे, सोनी के होते थे, कलर्स के होते थे, मतलब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती थी जिसका चैनल एक्टिव ना हो। लेकिन फिर ट्राई अपना नया रेगुलेशन लेके आया जो कि कंज्यूमर्स को पावर देता है, पावर ऑफ चॉइस, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है। खैर इस पे तो फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। अब मान लो तुम सिर्फ स्टार
बॉलीवुड देखते हो, तुमको जी सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके बेसिक प्लान की वजह से जी को भी प्रॉफिट जाता था क्योंकि उनका चैनल तो एक्टिव है। लेकिन हमारा ट्राई एक नया रेगुलेशन लेके आया जो कि कहता था अब से हमारे कंज्यूमर डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा टीवी चैनल देखना चाहते हैं। समझ रहे हो, यहाँ से मार्केट डाइल्यूट होना चालू हो गया। अब मान लो मैं इंग्लिश मूवीज देखता हूँ तो मैं हिंदी मूवीज क्यों देखूंगा? मैं कोई से भी स्टार प्लस, वी टीवी ये फालतू के चैनल क्यों एक्टिव रखूंगा? मैंने वो सब बंद कर दिया है और अब सिर्फ मेरे इंग्लिश मूवीज चैनल चल रहे हैं। लगा झटका। अब टीवी जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, सिंपली आप पैसे दो सब कुछ देखो, नहीं देखना मत देखो, ये वाला सिनेरियो था। अब यहाँ पे कंपटीशन मच गया क्योंकि जितने भी लोग टीवी देख रहे थे वो पैसा कौन से चैनल्स के लिए देंगे। अब चैनल्स को लड़ना था भाई कौन ज्यादा बेस्ट है, जबकि पहले भाई भाई वाला हिसाब था कि भाई हम तो भाई हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन अब था भाई तुझे मरना पड़ेगा। यही सेम चीज स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ हुई। पहले क्या हुआ, बस नेटफ्लिक्स ही एक सोल प्रोवाइडर था, सभी स्टूडियोज का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे था, तो सभी स्टूडियोज को कोई नुकसान नहीं था, उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, उनको सिंपली इजी मनी मिल रहा था। नेटफ्लिक्स का मारा था, कंज्यूमर खुश थे। लेकिन जब बाकी कंपनी डिज्नी, HBO, पीकॉक ये सब मार्केट में आए तो इनको करनी पड़ गई हैवी इन्वेस्टमेंट। और हैवी मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी, क्योंकि टीवी और OTT में यही फर्क है, टीवी में लो इन्वेस्टमेंट है और हाई प्रॉफिट्स हैं, और OTT में हाई इन्वेस्टमेंट्स है, लो प्रॉफिट्स हैं। अब देखो डिज्नी कंपटीशन में तो जरूर आ गया था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपना नुकसान खुद ही करना चालू कर दिया। डिज्नी ने सोचा कि अगर कंपटीशन में रहना है तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रेगुलरली अपनी ऑडियंस को देना पड़ेगा ताकि वो सब्सक्राइब करके रखें। और वहीं पे डिज्नी ने अपने IPs डिस्ट्रॉय करने चालू कर दिए कि वो फालतू शोज और मूवीज, रीमेक्स ये सब बना रहे थे अपने डिज्नी प्लस के लिए, जिसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ऐसा हुआ भी, लोग बोर होना चालू हो गए क्योंकि साल में 1 या 2 ही ढंग की सीरीज आ रही थी और डिज्नी अंधों की तरह पैसा छोड़ रहा था इस उम्मीद में कि पैसा वापस आएगा, क्योंकि इनके तगड़े IP के हर एक डिज्नी प्लस शो $200 मिलियन के बजट से भी ऊपर जाते हैं, पर इतना हैवी रिटर्न मिलता नहीं है OTT पे। डिज्नी को मिला भी नहीं, जिसके तहत उनकी लग गई। हालत इतनी पतली हो गई कि डिज्नी ने 60 से ज्यादा अपने ओरिजिनल शो को प्लेटफॉर्म से रिमूव ही कर दिया खर्चे बचाने के लिए। अब देखो डिज्नी जब मार्केट में आया था वो तभी जान गया था काफी लंबे टाइम तक कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, और किसी और भी स्ट्रीमिंग सर्विस का ये एम था भी नहीं। जब कंपटीशन बढ़ा सभी कंपनी का एक ही मोटिव था, इस गेम को लंबे टाइम तक खींचना ताकि जो कंपनी वीक पड़ने लग पड़े वो मार्केट से एग्जिट ले ले। सभी कंपनीज को यहाँ पे वो चाहिए था जो कि नेटफ्लिक्स के पास था, मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसके तहत सारे प्रॉफिट सिर्फ 1 या 2 कंपनी ही मिलके खाती। अब ये लंबी गेम काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है क्योंकि डिज्नी प्लस अभी तक $1.5 बिलियन का लॉस करवा चुका है। डिज्नी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं और शेयर होल्डर बिल्कुल भी खुश नहीं है, और एक्चुअली में शेयर होल्डर्स का ये मानना है कि स्ट्रीमिंग बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, यहाँ पे पैसा लगाने में कोई फायदा नहीं। डिज्नी के CEO ने प्रॉमिस किया है कि वो 2024 तक डिज्नी प्लस को एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीमिंग सर्विस बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है मेरे भाई। देखो बात यहाँ पे 2 है, किसी भी कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन स्ट्रीमिंग में ये केस नहीं है। स्ट्रीमिंग में मोटिव है ग्रो करना, उसी पे डिज्नी ध्यान दे रहा है, लेकिन अब प्रॉफिट भी कंसर्न बनता जा रहा है क्योंकि थोड़ा तो होना चाहिए भाई। और हाई प्रॉफिट्स के चलते उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है, जहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, काफी सारे शोज को निकाला जा रहा है, काफी सारे शोज कैंसिल किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली बजट कम किया जा रहा है। मतलब अब से जो सीरीज बनेंगी वो कम बजट पे बनेंगी भाई, ज्यादा पैसा ना हो, क्योंकि अगर एक बार शेयर होल्डर्स ने ठान ली कि हम और पैसा नहीं लगाएंगे तब डिज्नी प्लस का D&D समझो। और भाई किसी महान इकोनॉमिस्ट का कहना है कि मार्केट टेंड्स टू रीएडजस्ट इटसेल्फ। देखो सोनी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मार्ट था, उन्होंने पहले ही सब पॉसिबिलिटी देख ली थी, और इतनी महंगी कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने कहा तुम सब चूतिए हो। सोनी भी काफी सारे मूवीज एंड शोज बना दे, पर उन्होंने खुद की स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं खोली। ये पाप नहीं होगा भाई। अपनी सीरीज को अलग अलग प्लेटफॉर्म को लाइसेंस करते हैं और मोटा पैसा छाप रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जहाँ पे बाकी कंपनीज की कमर टूट रखी है। हाँ कंपटीशन देखो इफेक्ट ऐसे कर रहा है कि नेटफ्लिक्स जब अकेला था तो सभी लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं थी, और नेटफ्लिक्स ही काफी था भाई। सभी लोग नेटफ्लिक्स से खुश थे और खुशी खुशी पैसे देने को तैयार थे। लेकिन अब तो इतनी सारे स्ट्रीमिंग सर्विस हो गई, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, HBO, डिज्नी, किस किस के लिए पैसा दें भाई। माँ तुम टीवी से सस्ते हो, लेकिन बात वही आ गई, सबके लिए पैसा नहीं है। इसलिए काफी सारे सब्सक्राइबर्स एक्सपेरिमेंटली यूज कर रहे हैं स्ट्रीमिंग सर्विस को, जिसकी वजह से कंपटीशन बना हुआ है लेकिन प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं स्मार्टली। मतलब एक टाइम पे सारी स्ट्रीमिंग सर्विस को लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, और डिज्नी को सबसे बड़ा नुकसान इसी का झेलना पा रहा है, क्योंकि वो साल में एक ही सीरीज ऐसी निकालते हैं जिसके लिए कोई एक्साइटेड होगा। वो थी इस साल की सीक्रेट इन्वेजन, एंड उसने भी हक दिया। खैर अभी लोकी बची है, उसके लिए लोग वापस आएंगे। बात यह है कि लोग कंटेंट के हिसाब से स्ट्रीमिंग सर्विस को सब्सक्राइब करते हैं, जब उनका काम खत्म हो जाता है वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, सिंपल एज दैट। मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, जब अक्टूबर में लोकी का सीजन 2 आएगा तब डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कर लूंगा सब्सक्राइब, और वो खत्म होने के बाद बंद। दिसंबर में क्रिसमस होगी और जैक स्नाइडर भैया की रेबो मून आएगी, तब कर लूंगा नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब, और जनवरी में बॉयज का सीजन 4 आएगा तब कर लूंगा प्राइम वीडियो को सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब। और सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, अपना पैसा स्मार्टली अलग अलग कंपनीज को अलग अलग टाइम पे दे रहे हैं। इसकी वजह से कंपटीशन तो बना हुआ है, लेकिन किसी भी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है। अगर प्रॉफिट्स कमाने हैं तो धीरे धीरे अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी। एंड डिज्नी प्लस के साथ भी वही होता दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, डिज्नी प्लस बच पाएगी? वेल, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो कर लो।